नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर है, कल हुई दिल्ली में हुई हिंसा में 86 जवान घायल हो गए, साथ ही 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के अराजक हो जाने के बाद हिंसा में कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 15 प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि इनमें से ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ईश सिंघल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने रैली के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे जिनकी पहचान की जाएगी। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वहीं लाल किले पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि लाल किला स्टेशन पर प्रवेश निषेध है, किंतु स्टेशन से बाहर आया जा सकता है। मेट्रो के अनुसार बाकी स्टेशन खुले हुए हैं और सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। सिंघल ने बताया कि किसानों ने निर्धारित समय से काफी पहले ही ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी। उन्होंने हिंसा और तोड़फोड़ की। सिंघल ने कहा कि हमने वादे के अनुरूप सभी शर्तों का पालन किया और अपने सभी प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने कहा कि झड़पों में कुल 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें लाल किला और पूर्वी जिले में हुई घटनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, दिल्ली में किसानों के उग्र प्रदर्शन के अराजक हो जाने के बाद हुई हिंसा में कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 15 प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ईश सिंघल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने रैली के लिए निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द से जल्द की जाएगी। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। वहीं लाल किले पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। लाल किला स्टेशन पर प्रवेश निषेध है, किंतु स्टेशन से बाहर आया जा सकता है। मेट्रो के अनुसार बाकी स्टेशन खुले हुए हैं और सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। सिंघल ने बताया कि किसानों ने निर्धारित समय से काफी पहले ही ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी। उन्होंने हिंसा और तोड़फोड़ की। साथ ही सिंघल ने कहा कि हमने वादे के अनुरूप सभी शर्तों का पालन किया और अपने सभी प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने कहा कि झड़पों में कुल 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें लाल किला और पूर्वी जिले में हुई घटनाएं भी शामिल हैं। हिंसा के बाद पंजाब एवं हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव के बाद हरियाणा और पंजाब में सख्ती बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा के 3 जिलों में कल शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य के हालात की
समीक्षा की गई। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के दिल्ली से लगते जिलों में इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा बंद कर दी गई है। इसके साथ ही पंजाब में भी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की घटना पर क्षोभ व्यक्त किया और राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस से राज्य में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कई एहतियात कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के 3 जिलों सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, गृह सचिव राजीव अरोड़ा और पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, दिल्ली में बड़ी हिंसा के बाद हरियाणा और पंजाब में सख्ती बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी करने के साथ साथ तीनों जिलों में कल शाम तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक में राज्य के हालात की समीक्षा की गई। बैठक के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के दिल्ली से लगते जिलों में इंटरनेट व टेलीकॉम सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही पंजाब में भी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की घटना पर क्षोभ व्यक्त किया और राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस से राज्य में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अशांति फैलाने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के 3 जिलों सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, गृह सचिव राजीव अरोड़ा और पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से गणतंत्र दिवस वाले दिन भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ी। 21 सालों बाद यह गणतंत्र दिवस सबसे ठंडा रहा। दिल्ली में मंगलवार से एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मंगलवार को वैसे आसमान तो साफ रहा, लेकिन शीतलहर सुबह से ही चल रही थी। हालांकि मंगलवार के दिन गुनगुनी धूप भी खिली रही, लेकिन ठिठुरने वाली ठंड से अब भी राहत नहीं मिली है। दिन भर धूप खिली रहने के बाद शाम को ठंड बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि 21 साल बाद यानी वर्ष 2000 से लेकर अभी तक गणतंत्र दिवस का यह सबसे सर्द दिन रहा था। जनवरी के आखिरी सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। इससे पहले 2008 में गणतंत्र दिवस पर न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं 2009, 2010, 2014 और 2018 में तो इस दिन घना कोहरा भी छाया रहा था, जबकि 2015 और 2017 में बारिश भी हुई थी। 3 सालों से लगातार गणतंत्र दिवस पर मौसम साफ रहता नजर आ रहा है।
आपको बता दें, गणतंत्र दिवस वाले दिन भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ी। 21 सालों बाद यह गणतंत्र दिवस सबसे ठंडा रहा। दिल्ली में मंगलवार से एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मंगलवार को वैसे आसमान तो साफ रहा, लेकिन शीतलहर सुबह से ही चल रही थी। हालांकि मंगलवार के दिन गुनगुनी धूप भी खिली रही, लेकिन ठिठुरने वाली ठंड से अब भी राहत नहीं मिली है। दिन भर धूप खिली रहने के बाद शाम को ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्रिटेन में कोरोना बरसा रहा कहर। ब्रिटेन के पीएम बोले, मैं लेता हूं पूरी जिम्मेदारी। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से पार पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या पिछले साल महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद से मंगलवार को 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। मंगलवार को 1 लाख के आंकड़े को ब्रिटेन में पार कर गई कोविड-19 से मरने वालों की संख्या। इसे लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक रूप जिम्मेदारी लेते हुए दुख जाहिर किया है। इन मौतों से दुखी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे इन मौतों का बहुत दुख है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना जताना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, माँ बाप, भाई बहन और बेटे बेटियों को खोया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मंत्रियों ने इस पर काबू करने के लिए हर संभव प्रयास किया। साथ ही कहा कि मृतकों के परिजनों का दुख कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के पास इससे सबक सीखने, सोचने और सुधार का मौका है। राहत की बात है कि वैक्सीन के आने के बाद अब मामलों में कमी आई है। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मृत्यु आकलन प्रमाण पत्र आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल से अब तक करीब 1,04,000 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस हॉब्सन ने कहा कि यह दुखद है कि हम कोविड-19 से अब 1 लाख से अधिक मौत होने का आंकड़ा देख रहे हैं। टीकाकरण के लिए प्रभारी मंत्री नदीम जहावी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी समुदाय मुफ्त टीकाकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए टीका लगवाने के लिए आगे आए। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या पिछले साल महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद से मंगलवार को 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इसे लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए दुख जाहिर किया है। इन मौतों से दुखी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे इन मौतों का बहुत दुख है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना जताना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, माँ बाप, भाई बहन और बेटे बेटियों को खोया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मंत्रियों ने इस पर काबू करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मृतकों के परिजनों का दुख कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के पास इससे सबक सीखने, सोचने और सुधार का मौका है। राहत की बात है कि वैक्सीन के आने के बाद अब मामलों में कमी आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मृत्यु आकलन प्रमाण पत्र आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि पिछले साल से अब तक करीब 1,04,000 लोगों की मौत हुई है। जो बाइडेन ने पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बातचीत के दौरान बाइडेन ने विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी,
साइबर जासूसी में रूस की संलिप्तता और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर इनाम घोषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की और अन्य मामलों को भी उठाया। अन्य मुद्दों में सोलरविंड्स हैक, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर रूस द्वारा इनाम रखने की रिपोर्ट, 2020 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप सभी शामिल हैं। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने लिए या अपने सहयोगियों को रूस द्वारा नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई के जवाब में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में मजबूती से काम करेगा। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रपतियों ने पारदर्शी और सुसंगत संचार को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान बाइडेन ने विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी, साइबर जासूसी में रूस की संलिप्तता और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर इनाम घोषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की और अन्य मामलों को उठाया। अन्य मुद्दों में सोलरविंड्स हैक, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर रूस द्वारा इनाम घोषित करने की रिपोर्ट, 2020 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप सभी शामिल हैं। वहीं बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने लिए या अपने सहयोगियों को रूस द्वारा नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई के जवाब में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में मजबूती से काम करेगा। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रपतियों ने पारदर्शी और सुसंगत संचार को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। देश में कोविड-19 टीकाकरण में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के लगाए गए टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए मंगलवार तक देश में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 11वें दिन 5 राज्यों में 194 सत्रों में शाम 7 बजे तक 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें तमिलनाडु में 4,926, कर्नाटक में 429, राजस्थान में 216, तेलंगाना में 35 और आंध्र प्रदेश में 9 लोगों का टीकाकरण हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक कुल मिलाकर 20,29,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 20,29,424 लोगों को टीके की खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस के कारण मंगलवार को राज्यों में टीकाकरण के लिए सीमित सत्र का आयोजन किया गया। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक सबसे ज्यादा कर्नाटक में 2,31,601 लोगों का टीकाकरण हुआ है। उड़ीसा में 1,77,090, राजस्थान में 1,61,332 और वहीं महाराष्ट्र में 1,36,901 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। आपको बता दें कि अब तक देश में कोविड-19 से बचाव के लिए मंगलवार तक 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 11वें दिन 5 राज्यों में 194 सत्रों में शाम 7 बजे तक 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें तमिलनाडु में 4,926, कर्नाटक में 429, राजस्थान में 216, तेलंगाना में 35 और आंध्र प्रदेश में 9 लोगों का टीकाकरण हुआ।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक कुल मिलाकर 20,29,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक कुल 20,29,424 लोगों को टीके की खुराक दी गई। वहीं मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस के कारण मंगलवार को राज्यों में टीकाकरण के लिए सीमित सत्र का आयोजन किया गया। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक सबसे ज्यादा कर्नाटक में 2,31,601 लोगों का टीकाकरण हुआ है। उड़ीसा में 1,77,090, राजस्थान में 1,61,332 और महाराष्ट्र में 1,36,901 लोगों को टीके की खुराक दी गई है। इसी के साथ ही अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।